जी। जी जी। क्योंकि वहां लिखा था पश्चात शब्दस्य तो नायम समासः। यह जो अव्ययी भाव समास है यह पश्चात शब्द के साथ नहीं होता। पश्चात अर्थ में विद्यमान तो पश्चात शब्द भी है, तो उसका भी समास होना चाहिए, क्योंकि पश्चाद अर्थे विद्यमानम यदव्ययम तत्समर्थ प्रकृति सुबंतेन सह नित्यम समस्यते स च अव्ययी भाव। ऐसा अर्थ करेंगे वचन का। तो पश्चाद अर्थ में विद्यमान तो पश्चाद अव्यय भी रहेगा, लेकिन कह रहे हैं पश्चात शब्द से तो नायम समासः। क्यों नहीं होता समास? ततः पश्चात स्रंसते ध्वंसते इति भाष्य प्रयोगात। क्योंकि भाष्यकार ने प्रयोग किया है क्या? ततः पश्चात। तो ततः पश्चात जो इन्होंने प्रयोग किया, यदि पश्चात शब्द का भी समास होता, क्या होता? पश्चात शब्द का भी यदि समास होता तो यह अव्यय तो इसकी क्या होती? उपसर्जन संज्ञा होती। और उपसर्जन संज्ञा होने के उपरांत, उपसर्जन संज्ञा होने के बाद क्या होता? इसका पूर्व पूर्व प्रयोग। प्रयोग होता। तो पश्चात का पूर्व प्रयोग होता, लेकिन भाष्यकार ने पूर्व प्रयोग नहीं किया। तो पूर्व प्रयोग नहीं किया, इससे ज्ञापित हुआ, समास उन्होंने नहीं किया, इसी से ज्ञापित हुआ कि सूत्र गृहीत जो अव्यय हैं, इन सब का क्या नहीं होता है? समास नहीं होता, बेभाव समास नहीं होता है। बात समझ में आ गया कि नहीं? जी भैया। सबको आया ना? उसी को कल हम बता रहे थे। सूत्र गृहीताव्ययेन तद घटकेन च न समासः। ठीक है। तो इसके साथ समास नहीं, यथा के साथ तो होगा, क्योंकि यथा के लिए तो आगे उत्तर सूत्र ही बनाएंगे, तो इसलिए यथा में समस्या नहीं, इन सब में है। तो इसलिए वहीं लिखे हैं पश्चात शब्दस्य तु नायम समासः तथा पश्चात संसते ध्वंसते इति भाष्य प्रयोगात। चलिए आगे क्या लिखा है? योग्यता वीप्सा पदार्थानतिवृत्ति सादृश्यानि यथार्थाः। हाँ, अब देखिए यहाँ आ गए यथार्थ में। तो कितना हो गया? विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा। अब यथा है, अनुपूर्व के पहले है यथा, माने यथार्थ में। तो यथार्थे विद्यमानम यदव्ययम तत्समर्थ प्रकृति सुबंतेन सह नित्यम समस्यते स च अव्ययी भावः। क्या अर्थ करेंगे? यथार्थे वर्तमानं यद्यव्यं तत् समर्थ प्रकृतिक सुबन्तेन सह समस्यते नित्यं समस्यते सा चाव्ययी भावः। यथार्थे विद्यमानम यदव्ययम तत्समर्थ प्रकृति प्रकृतिक सुबंतेन सह सुबन्तेन सह नित्यम नित्यं समस्यते समस्यते। सचाव्यय सच भव। अव्ययीभाव। यथार्थ में विद्यमान जो अव्यय है उसका समर्थ प्रकृति सुबंध के साथ नित्य समास होता है, और वह क्या कहलाता है? अव्ययी भाव। ठीक है। तो जी। यथार्थ कितने हैं, उनके भेदों को यहाँ पे बता रहे हैं कि 4 हैं। योग्यता विवसा पदार्था नतिवृत्ति सादृश्यानि यथार्था। योग्यता च विवसा च पदार्था नतिवृत्तिश्च सादृश्यंच इति योग्यता विवसा पदार्था नतिवृत्ति सादृश्यानि। बात समझ में आया कि नहीं? जी। क्या समझ में आया? योग्यता च वीप्सा च पदार्थान अतिवृत्ति च सदृश्यानि च नहीं, इति। योग्यता च वीप्सा च पदार्थानतिवृत्तिश्च सादृश्यंच। ठीक। जी जी। इति इति योग्यता वीप्सा पदार्थानतिवृत्ति पदार्थानतिवृत्ति सादृश्यानि सादृश्यानि यथार्था। ठीक है। अब यहाँ पे कितने हैं? 4 हैं। योग्यता है, वीप्सा है, पदार्थानतिवृत्ति है, और क्या है? सादृश्य है। ठीक है। इन चारों को क्या कहते हैं? यथार्थ। ही यथा के अर्थ हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? यथार्थ। माने यथा जो अव्यय है वह इन 4 अर्थों में विद्यमान रहता है। किनमें किनमें? योग्यता योग्यता वीप्सा पदार्थानतिवृत्ति सादृश्यानि। यही है यथार्थ। तो यथार्थ में विद्यमान ये यथा के अर्थ हैं, तो यथार्थ हुए। तो योग्यता विवसा पदार्थानतिवृत्ति सादृश्यान यथार्था। ठीक है ना? पंक्ति लग गई सबको?
जी भैया जी। चलिए आगे, आगे लिखा है अनुरूपम। क्या लिखा है? अनुरूपम। तो रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम इति अनुरूपम। अनुरूपम। तो यहाँ योग्यता अर्थ में करेंगे, तो योग्यता अर्थ में समास करेंगे। रूपस्य योग्यम ये लौकिक विग्रह करेंगे। अन्येन पदेन विग्रह, अन्येन पदेन समासः, अश्वपद विग्रह ही उचित है इसका। तो क्योंकि नित्य समास है तो अनुरूपम बनाना है। रूपस्य योग्यम इति अनुरूपम। तो रूप, गस और अनु। अब यहाँ सादृश्य, यहाँ पे योग्यता अर्थ में विद्यमान कौन है? अनु। अनु अनु। अनु है। तो उसका समर्थ प्रकृति सुबंत, रूप गस के साथ समास, विभक्ति का लोप, सब कुछ करके अनु का पूर्व प्रयोग अनुरूपम बन जाएगा ना, अनुरूपम। जी। जी। आगे उसका अर्थ लिख रहे हैं, रूपस्य योग्यम इत्यर्थः। अनुरूपम का अर्थ क्या है? रूपस्य योग्यम इत्यर्थ। हाँ, मैंने जो रूप के योग्य है उसी को कहते हैं अनुरूप। नहीं कहते हैं कि ये हमारे अनुरूप है, ये आपके अनुरूप है, माने आपके अनुकूल। चलिए आगे। अर्थम अर्थम प्रत्यर्थम। अर्थम अर्थम प्रति, क्या लिखा है? अर्थम 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 प्रति प्रत्यर्थम। प्रत्यर्थम। ये न लिखा है? जी। हाँ, क्योंकि प्रति है, प्रति उसके साथ ही रहेगा। अर्थम अर्थम प्रति इति प्रत्यर्थम। योग्यता के बाद दूसरा यथार्थ क्या है? विप्सा, है ना? तो विप्सा का अर्थ ही होता है द्विरुच्चारणम विप्सा। विप्सा माने द्विरुच्चारणम द्विरुच्चारणम इति विप्सा। विप्सा। हाँ, द्विरुच्चारणम विप्सा अथवा व्याप्तुम। व्याप्तुम कार्त्स्नेन इच्छा इति विप्सा। क्या कहा? व्याप्तुम कार्त्स्नेन इच्छा इति विप्सा, माने जो व्याप्त हो वही विप्सा, 2 बार उच्चारण। तो अब विप्सा अर्थ में विद्यमान जो रहेगा, विप्सा यथार्थ ही है, तो उस अर्थ में विद्यमान जो अव्यय रहेगा उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होगा। ठीक है? जी। तो अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, विग्रह किया अर्थम अर्थम प्रति, प्रत्यर्थम बनाना है। तो अब यहाँ पे विप्सार्थ में विद्यमान है प्रति, उसका किसके साथ समास हो जाएगा? अर्थ के साथ। अर्थ अम के साथ। किसके साथ होगा? अर्थ अम के साथ। अर्थ अम के साथ, क्योंकि प्रति के योग में क्या विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है, द्वितीया। अविता परिता समया निक्षा प्रतियोगे, प्रतियोगे प्रति के योग में द्वितीया होती, इसलिए अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थाम हो जाएगा, है ना? और प्रति अलौकिक विग्रह करेंगे, समास करेंगे, विभक्ति का लोप, प्रति की उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग, प्रत्यर्थ, यण हो जाएगा प्रत्यर्थ। उसके बाद स्वादिकार करेंगे तो उसको हम हो जाएगा नाभ्य भावात, है ना? हम हो करके उसको मिलाएंगे तो बन जाएगा प्रत्यर्थम। ठीक है? सब लोग बना लेंगे ना प्रत्यर्थम? भैया जो कार्य संबंधात्मिका इति विवसा, इसका मतलब क्या है? क्या हुआ? कार्य संबंधात्मिका इति विवसा। तो कार्स्नेन माने संपूर्णतः, पूर्णतः। कृत्स्न माने होता है संपूर्ण, है कि नहीं? जी। तो वही कार्स्नेन। कार्स्नेन माने संपूर्णतया व्याप्तुम इच्छा विप्सा। जी। अब ऐसे ही बनता है सब प्रतिदिनम। क्या बनता है? ऐसे प्रतिदिनम बनता है। प्रतिदिनम कैसे बनेगा? दिनम दिनम इति प्रतिदिनम। हाँ, प्रातिपदिकम, ऐसे वहाँ प्रतिपदम क्या बनता है? पदम 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 प्रतिपदम। क्या बनता है? पदम पदम प्रतिपदम। पदम पदम प्रति इति प्रतिपदम। प्रतिपदम। जी। जैसे अर्थम अर्थम प्रति इति प्रत्यर्थम। ऐसे ही पदम पदम प्रति इति प्रतिपदम। प्रतिपदम। ठीक है ना?
जी क्योंकि भैया। स्वरूपाणाम एक से ऐसे की विभक्त इस सूत्र में भाष्यकार ने ऐसा ही वहाँ विग्रह किया प्रत्यर्थम का, है ना। अर्थम अर्थम प्रति इति प्रत्यर्थम, तो वो प्रति के योग में वहाँ पे द्वितीया विभक्ति होती है, ऐसा विग्रह होता है। और पक्ष में ये समास होता है, या तो नित्य समास है, क्या है, या बेभाव नित्य समास। नित्य समास है, लेकिन प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा करके द्वितीया विधान भी उसके योग में जो होता है कि नहीं। जी। किससे? कर्मणि द्वितीया से। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। देखिए अब चलिए आगे पंक्ति क्या लिखिए। अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, आगे लिखा है प्रति शब्दस्य विप्सायाम कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान सामर्थ्यात् तद योगे द्वितीया गर्भम वाक्यम अपि। कह रहे हैं प्रति शब्द जब विप्सा अर्थ में रहेगा तो विप्सा में उसकी क्या होती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। प्रति की क्या होती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। कर्म प्रवचनीय संज्ञा। लक्षणित्थम भूताख्यान भाग विप्सा सुप्रतिपर्य नवः, क्या सूत्र है। लक्षणे थम्भूताख्यान भाग लक्षणेत्यं भाग विप्सासु हाँ, प्रतिपर्य नवः। तो इतने अर्थों में लक्षणित्थम भूताख्यान भाग और विप्सा इन अर्थों में विद्यमान जो प्रतिपर्य अनुरहता है अर्थात द्योतित होते हैं ये अर्थ इनसे, तो उनकी क्या होती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो जब विप्सा अर्थ में कौन रहेगा, प्रति रहेगा, है ना। वृक्षम जी। वृक्षम प्रति सिंचति, वहाँ पे उदाहरण दिया है ना कारक में। जी। तो विप्सा अर्थ में विद्यमान यहाँ पे फिर कौन है, प्रति है। तो प्रति की क्या होगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। और कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया क्या होती है, कर्म प्रवचनीय का योग होने पे क्या होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा किए, फिर कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल है द्वितीय विभक्ति का विधान, और भी फल हैं, खत्व का भाव भी फल है। तो इसलिए कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान सामर्थ्यात् यहाँ पे द्वितीया गर्भ एक वाक्य भी बनेगा, माने द्वितीया से विशिष्ट भी एक वाक्य बनेगा। क्यों, कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान सामर्थ्यात्, और एक समास युक्त भी वाक्य बनेगा, क्या, प्रत्यर्थम। ठीक है, माने यद्यपि ये नित्य समास है लेकिन कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान सामर्थ्यात्, प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा इन्होंने किया लक्षणित्थम सूत्र के द्वारा, तो वो तत्संज्ञा विधान सामर्थ्यात् प्रति की योग में क्या होगी, द्वितीया विभक्ति भी होगी, माने द्वितीया गर्भ वाक्य भी बनेगा। और नित्य समास जो होता है प्रत्यर्थम, तो ये प्रत्यर्थम समास भी बनेगा। बात समझ में आया कि नहीं। जी। और भ्राता जी, जैसे अव्ययभाव समास में तो हम दूसरे शब्द के साथ समास करते आए हैं, जैसे उप का समीप के साथ, अति के साथ, मतलब अन्य का अति या इति इत्यादि। तो यहाँ पे प्रति का प्रति के साथ कर रहे हैं हम, इसीलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे भाष्यकार ने ऐसा प्रयोग किया है। ठीक है जी। भाष्यकार ने वैसा प्रयोग किया है, तो सामर्थ्यात ही हम करते हैं वहाँ पे। यद्यपि अस्वपद विग्रह ही उचित है, तथापि भाष्यकार ने जैसा वहाँ पे प्रयोग दर्शन किया है, कैसा, अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, ऐसा स्वरूपाणाम यहाँ सूत्र में भाष्य में क्या है, ऐसा प्रयोग दृष्ट है, में देखा गया है। तो इसलिए यहाँ पे वैकल्पिक समास होता है, ऐसा यहाँ पे जानना चाहिए। ठीक है जी। जी। तो उसी को ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रतिशब्दस्य विप्सायाम कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान सामर्थ्यात् तद योगे द्वितीया गर्भम वाक्यमपि। तद योगे माने कर्म प्रवचनीय संज्ञा सामर्थ्य। प्रतियोगे, कर्म तद योगे माने प्रतियोगे। ठीक है, प्रतिशब्दस्य विप्सायाम कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान सामर्थ्यात्, जो प्रतिशब्द है उसका विप्सा अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा किए, तो तद संज्ञा विधान सामर्थ्यात्, क्योंकि यदि फिर कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर लिए और द्वितीया नहीं करेंगे उसके योग में, तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा क्या हो जाएगी, व्यर्थ होने लगेगी। कर्म प्रवचनीय संज्ञा फिर क्यों किया, जब प्रति के योग में जहाँ भी द्वितीया करने चलेंगे तो तुरंत ये
विप्सार्थ में समास ही हो जाएगा जब प्रति का प्रत्यर्थम ही बन जाएगा। और प्रति के योग में द्वितीया फिर कर्म प्रवचनी संज्ञा का कोई फल ही नहीं है कि नहीं? क्योंकि प्रति के योग में तो द्वितीया विभक्ति होती है किससे? वार्तिक से। अभिता परिता समयानिक्षा प्रतियोगी भी प्रति के योग में द्वितीया विभक्ति तो प्राप्त ही थी, है कि नहीं? तो उस द्वितीया विभक्ति को बांध करके अगर ये नित्य समास प्रति के योग में करने लगेगा तो नित्य समास तो हो ही जाता। फिर कर्म प्रवचनीय संज्ञा क्यों की? तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा जो उन्होंने विधान किया तादृश संज्ञा विधान सामर्थ्यात द्वितीय गर्भ वाक्य भी बनेगा और प्रति के योग में समास भी होगा। समास बात समझ में आया कि नहीं? कौन बताएगा? हाँ बताइए। मुकुट रंजन, दीपक मिश्र। जी भैया। बताइए। इसमें एक बार नित्य समास हो जाएगा तथा कि योग में विप्सार्थ में मतलब कि यही हम बता रहे हैं कि इस ये जो प्रति के योग में है, प्रति के योग में नित्य समास नहीं होगा। नहीं नित्य समास होता तो विकल्प होता ही नहीं। अर्थम अर्थम प्रति यह एक वाक्य फिर नहीं बनता अगर नित्य समास होता। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान सामर्थ्यात, क्योंकि प्रति के योग में तो वैसे भी द्वितीया प्राप्त रहती है कि नहीं? अभिता परिता से जो वार्तिक से। हाँ, तो अगर प्रति के योग में द्वितीय व्यक्ति प्राप्त ही है और उसका अगर प्रति विप्सार्थ में है समास कर देंगे तो प्रत्यर्थम तो बन जाएगा। तो प्रति के योग में जो प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा इन्होंने किया उस संज्ञा का कोई फल नहीं रह जाएगा। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा जो लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विप्सास प्रत्यय सूत्र के द्वारा विप्सार्थ में प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा किए उस संज्ञा विधान सामर्थ्यात, क्योंकि संज्ञा कोई फल होना चाहिए, नहीं तो संज्ञा क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी। तो तादृश संज्ञा विधान सामर्थ्यात उसका जो फल है द्वितीय विभक्ति इत्यादि, तो वह प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति युक्त एक वाक्य भी बनेगा। और जब पक्ष में क्या होगा? प्रति की ये समास भी कर रहे हैं विप्सार्थ में, तो एक पक्ष में समास भी हो जाएगा। माने समास तो होना ही है, प्रति विप्सार्थ में है तो यथार्थ को लेकर के प्रत्यर्थम, लेकिन नित्य समास यहाँ पे नहीं होगा प्रत्यर्थम, अपितु क्या होगा? विकल्प से होगा। एक बार द्वितीय युक्त हो जाएगा कर्म एक बार जैसे कि वहाँ पे कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम बनाए थे, तो एक बार उपकृष्णम बना और एक बार क्या बना? कोई अन्य रूप बना है? नहीं बना है। जैसे उपकृष्णम ये नित्य समास हुआ ना, कृष्णस्य समीपम ये विग्रह किए थे तो उपकृष्णम ये एक ही समास बना था। उसका वाक्य भी कोई बना था क्या? उपकृष्णम ये एक समास बना था और उपकृष्ण यहाँ पे अलग अलग वाक्य नहीं बना था। उपकृष्णम इत्यादि में अधिहरि में एक ही नित्य समास है, इसलिए अधिहरि रूप बन गया, उसका विकल्प में रूप नहीं बना। जैसे राज्ञ पुरुषः भी बनता है, राजपुरुषः भी बनता है समासाभाव में, ऐसे ही उपकृष्णम भी बना हो और अलग कृष्णम अलग ऐसा वाक्य भी बना हो, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये नित्य समास था। ठीक है, नित्य समास है, विकल्प से नहीं। तो नित्य समास होने के कारण प्रति के योग में जब अर्थ के साथ वहां समास करेंगे, प्रति का विप्सार्थ में विद्यमान है, तो वहां पे नित्य समास हो जाएगा। तो क्या रूप बनेगा? प्रत्यर्थम, है ना? अर्थम प्रति यह वाक्य नहीं बनना चाहिए। जैसे उपकृष्णम ये अलग पृथक से वाक्य नहीं बना था, फिर उपकृष्णम नित्य समास एक वाक्य बना था, क्योंकि ये नित्य समास है। उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था? अर्थम प्रति यह वाक्य न बन करके केवल प्रत्यर्थम नित्य समास होने के कारण विप्सार्थ में समास प्रत्यर्थम रूप ही बनता। द्वितीय गर्भ वाक्य की प्राप्ति नहीं थी, क्योंकि ये नित्य समास है अव्ययी भाव। बात इतना समझ में आया कि नहीं? जी। तो इसलिए कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे नित्य समास नहीं होगा, अपितु यह जो प्रति के योग में समास है यह समास वैकल्पिक है। क्यों है वैकल्पिक? क्योंकि कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान सामर्थ्यात है।
क्योंकि उन समय तो कोई पृथक संज्ञा नहीं विधान किए थे, नित्य समास होना ही था। यहाँ नित्य समास इसलिए नहीं क्योंकि प्रति की विप्सा अर्थ में लक्षणित्थम भूताख्यान इस सूत्र के द्वारा विप्सा अर्थ में कर्म प्रवचनी संज्ञा भी होती है। तो यदि एक ही समास युक्त ही प्रत्यर्थम बन जाएगा तो प्रति की कर्म प्रवचनी संज्ञा की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। बात समझ में आया कि नहीं? कर्म प्रवचनी जी संज्ञा क्या हो व्यर्थ हो जाती। तो कर्म प्रवचनी संज्ञा विधान उन्होंने किया, उस सूत्र से तादृश विधान सामर्थ्यात ज्ञापित होता है कि जो प्रति है उसका क्या होता है, यहाँ पे विप्सार्थ में वैकल्पिक समास होता है। माने द्वितीय उस संज्ञा का जो फल है द्वितीय विभक्ति, उस द्वितीय विभक्ति से युक्त एक वाक्य भी बनेगा, माने अर्थम प्रति यह भी बनेगा, और प्रत्यर्थम या जब समास होगा तो प्रत्यर्थम भी बनेगा। इसी बात को यहाँ पे ये लिखे हैं। बात समझ में आया कि नहीं? जी आ गई भैया। हाँ, उसी को लिखा है प्रति शब्दस्य विप्सायाम कर्म प्रोचनीय संज्ञा विधान सामर्थ्यात तदयोगे। तदयोगे माने प्रतियोगे द्वितीया गर्भम वाक्यम अपि भवति। ठीक है, जी सभी को आ गया कि नहीं? जी भैया आ गया। किसी को कोई संदेह नहीं है ना? इस पंक्ति को लगा लेंगे कि नहीं? पंक्ति सा एकदम आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो जो चार यथार्थ बताए, योग्यता विप्सा, तो योग्यता का बता दिया रूपस्य योग्यम अनुरूपम, उसके बाद विप्सा, विप्सा में बता दिया प्रत्यर्थम। अब आया पदार्थानतिवृत्ति। क्या आया? पदार्थानुपत्ति। अतिवृत्ति मतलब समझते हैं? अतिवृत्ति अतिवृत्ति का अर्थ है अतिक्रमण। अतिवृत्ति माने अत्यधिक वृत्ति माने हो जाना। अतिवृत्ति, अतिवृत्ति मतलब अतिक्रमण अर्थ रूप है। ठीक है, और अनतिवृत्ति माने अतिक्रमण का अभाव, जहाँ आक्रमण ना हो। माने अनतिक्रमण, है ना? जैसे आपके पास जितना ज्ञान है, आप उतने ज्ञान का उपयोग किए तो क्या कहा जाएगा? यथा ज्ञान। माने अपने ज्ञान का क्या किया? अनतिक्रमण किया। क्या किया? अनतिक्रम। है कि नहीं? मतलब अतिक्रमण नहीं किया। यथा ज्ञान का अर्थ है ज्ञान का अतिक्रमण न करना, उसी को कहते हैं यथा ज्ञान, है ना? और इसी पर यथा बल माने बल का अतिक्रमण न करके यथा बल। अतिवृत्ति का अर्थ है अतिक्रमण और अनतिवृत्ति का अर्थ है अनतिक्रमण, माने जितना है उतना ही। तो उसको अभी वाक्य से और बढ़िया समझेंगे। लिखा है शक्तिम अनतिक्रम में यथाशक्ति। शक्तिम अनतिक्रम, ये इन्होंने किया कौन सा विग्रह? लौकिक विग्रह। शक्तिम अनतिक्रम में विग्रह कर रहे हैं अनतिक्रम में, और समास करेंगे किसके साथ? यथा के साथ। तो अस्वपद विग्रह हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है? यथार्थ में विद्यमान अव्यय कौन है? यथा। यथा। और उसका किसके साथ समास करेंगे? शक्ति के साथ। शक्ति के साथ कैसे होगा? शक्ति तो प्रातिपदिक है ना। किसके साथ समास होगा? अम के साथ। है कि नहीं? तो अब उसके साथ समास करेंगे। समास होता है प्रातिपदिक संज्ञा होगी, व्यक्ति का लुक, यथा का पूर्व प्रयोग बन जाएगा यथाशक्ति। अब ये अव्यय है ना? अब अव्यय है तो जो स्वादी ले आएंगे तो अव्याद आप सुपर से क्या हो जाएगा? उसका लुक हो जाएगा। तो क्या रूप बन जाएगा? यथाशक्ति। यथाशक्ति का अर्थ क्या है? शक्तिम अनतिक्रम में, शक्ति का अतिक्रमण न करके, उसी को कहते हैं यथाशक्ति। ठीक है? क्या कौन है? आवाज नहीं आ रही है, बोलो तेजी से। अनतिक्रम में क्या स्पष्टतया अर्थ नहीं है?
फिर नहीं आई आवाज। क्या बताओ? अनतिक्रम्य का स्पष्टतया अर्थ नहीं है यार। अरे अतिक्रम्य का अर्थ क्या है? अतिक्रमण करके। अनतिक्रम्य माने अतिक्रमण न करके। जी। ठीक है, माने शक्ति का अतिक्रमण न करके, उसी को कहते हैं यथाशक्ति। बल का अतिक्रमण न करके, माने जितना बल उतना ही। तो यथा बलम, यथाशक्ति यहाँ पर अव्यादाप सुपह से सुप का जब लुक हो जाएगा तो यथाशक्ति रूप बन जाएगा। यथामति ऐसे ही क्या बनता है? मतिम अनतिक्रम्य यथा मतिम अनतिक्रम्य यथामति, है ना। वक्षे यथामति, यथामति ही नहीं, यथाशक्ति ही नहीं। संस्कृत वाक्य है तो विसर्ग अनुसार होना चाहिए, इसलिए यथाशक्ति ही। यथाशक्ति गलत है, ऐसा नहीं। यथाशक्ति यही साधु है। यथाशक्ति ही, यथामति ही, ये सब क्या है? असाधु। असाधु प्रयोग है। बात समझ में आया कि नहीं? अब मनीषा माने बुद्धि, मनीषाम अनतिक्रम्य, तो क्या रूप बनेगा? यथा मनीषा। मनीषाम, अतिमनिषम। मनीषाम अनतिक्रम्य इति मनीषम। क्या बनेगा? यथा मनीषा। यथा मनीषम। यथा मनीषम। म्यूट करिए। यथा मनीषम क्या बनेगा? यथा मनीषम। क्यों? क्योंकि यथा मनीषा जब बन जाएगा तो ये अव्ययी भाव समास है, नपुंसक लिंग है, तो ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से ह्रस्व करेगा, यथा मनीष बनेगा। फिर उसके उपरांत नाभ्ययी भावात इत्यादि उपनाम वगैरह करके क्या बना देंगे? यथा मनीषम। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसी प्रकार प्रयोगों को देखते रहिए, करते रहिए, तो सब समझ में आ जाएगा। आगे चलिए, क्या लिखा है? हरेहि सादृश्यम सहरी। अब सादृश्य अर्थ आया है ना। हरे सादृश्यम सहरी, तो योग्यता, विप्सा, पदार्थान अतिवृत्ति और सादृश्य। तो सादृश्य अर्थे विद्यमानम जदव्ययम तत्समर्थ प्रकृतिक सुबंते स नित्यम समस्ते स च व्ययी भाव। हरे सादृश्यम सहरी, हरि का सादृश्य है कि नहीं? तो हरे सादृश्यम सहरी, यहाँ पे क्या है? हरि का सादृश्य, तो सादृश्य ही क्या है? अव्ययार्थ है। सादृश्य क्या है? अव्ययार्थ है। अव्ययार्थ। अव्ययार्थ है, माने प्रधानीभूत यहाँ क्या है? इस बात को समझ लेंगे तो आगे एक प्रयोग अभी समझना है। हरे सादृश्यम सहरी, यहाँ प्रधानीभूत क्या है? साहित्यव्यम। यहाँ प्रधानीभूत है सादृश्य। प्रधानीभूत क्या है? सादृश्य। सादृश्य। हरे सादृश्यम सहरी, सहरी का अर्थ है हरि का सादृश्य। सहरी का अर्थ क्या है? हरि का सादृश्य। तो सादृश्य अर्थ की यहाँ प्रधानता है, क्योंकि अव्ययी भाव समास है तो अव्ययार्थ प्रधान है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? अव्ययार्थ प्रधान, अव्ययार्थ प्रधान होते हैं। तो अव्ययार्थ क्या है? सादृश्य है। जो सहर में सह का अर्थ सादृश्य करेंगे वह सादृश्य अव्ययार्थ है। सह का अर्थ है सादृश्य, तो अव्ययार्थ की प्रधानता अव्ययी भाव समास में होती है, इसलिए अव्ययार्थ प्रधान है ये। तो अव्ययार्थ प्रधान होने के कारण प्रधानता यहाँ सादृश्य की है। हरे सादृश्यम सहरी। बात समझ में आया कि नहीं? जी। तो यहाँ जो सादृश्य है ये प्रधानीभूत सादृश्य है। क्या है सादृश्य? प्रधानीभूत सादृश्य। प्रधानीभूत सादृश्य है। तो हरे सादृश्य में लौकिक विग्रह करेंगे, रूप बनाना है सहरी, तो फिर क्या होगा? अलौकिक विग्रह क्या बनेगा? हरिण्यस। सादृश्य अर्थ में अव्यय सह है ना यहाँ। जी। तो अब देखिए, जब सह का योग रहेगा तो सूत्र है सहयुक्ते
प्रधाने। क्या सूत्र है? सायुक्ते प्रधाने। सायुक्ते प्रधाने। तो हरि गस और सह ऐसा जो विग्रह करते हैं वो असाधु है। क्या कहा? हरिगस और स यह साधु विग्रह है। क्योंकि सह के योग में सदैव क्या होती है? क्रिया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति। इसलिए हरि टा सह क्या विग्रह करना चाहिए? अलौकिक। हरिटा स। हरे सादृश्य में लौकिक विग्रह है। जब अलौकिक विग्रह करेंगे तो हरे में षष्ठी इसलिए देखकर हरिगंस नहीं, क्योंकि आगे सह अव्यय है सादृश्य अर्थ में, तो सह अव्यय के योग में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो यद्यपि लौकिक में हरे सादृश्यम, लेकिन अलौकिक जब करेंगे तो हरि का सह यह विग्रह बनेगा। ठीक है जी। तो हरि टा सह यह अलौकिक विग्रह है और सादृश्य अर्थ में विद्यमान अव्यय है सह, उसका हरिटा इसके साथ समास अत्यंत प्रातिपदिक संज्ञा व्यक्ति का लोप सब कुछ कर देंगे, सह का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सह हरि। क्या बन जाएगा? सह हरि। सह हरि बन जाएगा। अब आगे क्या लिखे हैं? वक्षमाणेन सहस्य सह। वक्षमाणेन माने वक्षमाणेन सूत्रेण। जब इस सूत्र आगे कहेंगे क्या? अव्ययी भावे चाकाले। क्या सूत्र कहेंगे? अव्ययी भावे च काले। अव्ययी भावे सहस्य सह स्याद। सहस्य सह स्याद अव्ययी भावे न तु काले। क्या है? सहस्य सह स्याद अव्ययी भावे न तु काले। सह को सह हो जाता है अव्ययी भाव में, काल अर्थ में नहीं होता। तो यहाँ पे सह है तो सह को क्या हो जाएगा? स आदेश हो जाएगा। सह हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है ही, तो सहरि क्या बन गया? सहरि। सहरि बन गया। अब सहर यहाँ जो बन गया, फिर उसके बाद एक देश विकृत न्याय प्राप्ति संज्ञा है, सु ले आएंगे, सु का क्या हो जाएगा? अवैध अपसुपा से लोप हो जाएगा। लोप, हाँ लुक हो जाएगा तो बन जाएगा सहरी। ठीक है जी। चलिए आगे क्या है? वक्षमाणेन सहस्रसा ज्येष्ठस्यानुपूर्वेणेत्य अनुज्येष्ठम। वक्षमाणेन सहस्र सा समझ गए ना? वक्षमाणे माने जो आगे कहेंगे सूत्र। वक्षमाण सूत्र क्या है? अव्ययी भावे चाकाले। काले। यस, हाँ इससे तो यथार्थ के चारों को बता दी, योग्यता, विवक्षा, पदार्थान, अतिवृत्ति और सादृश्य, इन चारों को बता दिया। ठीक है अब आगे आया अनुपूर्व। यथानुपूर्व है ना, यथा के बाद अनुपूर्व, तो अनुपूर्वेर्थे विद्यमानम यदव्ययम तत्समर्थ प्रकृतिक सुबंतेन सह नित्यम समस्ते सच अव्ययी भावः। तो वही लिख रहे हैं ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण इति अनुज्येष्ठम, माने ज्येष्ठ के आनुपूर्व से, माने जो भी कार्य शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा? ज्येष्ठ क्रम से शुरू हो, उसी को कहते हैं आनुपूर्व। अनुपूर्वता है कि नहीं? आनुपूर्व। जैसे ज्येष्ठानुपूर्वम, तो अब अनुज्येष्ठम बनाना है, ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण, तो लौकिक विग्रह किया ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण, और अनुपूर्व अर्थ में विद्यमान अव्यय है अनु, तो ज्येष्ठ अनु यह लौकिक किया, समास कर दिया, विभक्ति का लोप अनुज्येष्ठ। अब यहाँ पे अदंत अव्ययी भाव है, इसलिए वहां पे हम होकर के मिला देंगे तो क्या रूप बन जाएगा? अनुज्येष्ठम। अनुज्येष्ठम। अनुज्येष्ठम का अर्थ क्या हो गया? ज्येष्ठ से छोटा। ज्येष्ठस्य अनु। ज्येष्ठ अनुपूर्व से, ज्येष्ठानुपूर्व माने अनुज्येष्ठ। जैसे अनुज्येष्ठम मम गृहम, अनुज्येष्ठम मम गृहम, मेरा घर कैसा है? अनुज्येष्ठ है। अनुज्येष्ठ माने ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण, ज्येष्ठ के क्रम से। जैसे भोजन वगैरह होने लगेगा तो सबसे पहले कौन भोजन करेगा? सबसे बड़ा। सबसे बड़े जो हैं, बड़े बुजुर्ग, वो सब खाएंगे, फिर और खाएंगे, सब ऐसे ऐसे। तो ये ज्येष्ठ से आनुपूर्वेण है, ज्येष्ठ के आनुपूर्व से प्रारंभ हो रहा है कि नहीं? तो इसी को क्या कहते हैं? अनुज्येष्ठम। तो मम गृहम अनुज्येष्ठम माने मम गृहे सर्वम कार्यम ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण भवति, इसलिए मम गृहम अनुज्येष्ठम। ठीक है जी। आनुपूर्वम तो बना है भैया। हाँ आनुपूर्वम ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण। अरे अनुपूर्वस्य भावः आनुपूर्व्यम, अनुपूर्वस्य भावः
आनुपूर्व्यम। सही प्रत्यय। चलिए जी जी। आगे। चक्रेण युगपद इति विग्रहे। अब युगपद माने यौगपद्य अर्थ आया। युगपद माने एक कालावच्छेदीन है। युगपद माने एक कालावच्छेदेन। हाँ, तो यौगपद्ये अर्थे विद्यमानं यदव्ययम् तत्समर्थ प्रकृतिक सुबंतेन सह नित्यम समस्यते। ठीक है, यौगपद्य अर्थ में विद्यमान जो अव्यय उसका क्या होता है, समर्थ प्रकृतिक सुबंत के साथ समास होता है। तो विग्रह कर रहे हैं, पहले सचक्रम बनाना है। चक्रेण युगपत, क्या विग्रह किया, चक्रेण युगपत इति विग्रहे, है ना, ये विग्रह किया। कौन सा विग्रह है ये, लौकिक विग्रह। हाँ, आगे क्या लिखा है, आगे सूत्र दिया है अव्ययी भावे चाकाले। अव्ययी भावे चाकाले। हाँ, क्योंकि स को स करना है तो इसलिए सूत्र को दिया। तो इतना हो गया, इसको देखिए पहले। तो लौकिक विग्रह किया, लौकिक विग्रह क्या किया, चक्रेण युगपत। चक्रेण युगपत, ये लौकिक विग्रह किया। अलौकिक विग्रह क्या करेंगे, चक्र टा सह, क्या करेंगे, चक्रटा सह। स के योग में होती है तृतीया, वैसे भी वहाँ लौकिक में तृतीया किए हैं। तो सह, तो चक्र हो गया, चक्र टा सह, अलौकिक विग्रह। अब समास करेंगे, समास करेंगे, समासोत्तर प्रातिपदिक संज्ञा। अब यहाँ पे यौगपद्य अर्थ में कौन है विद्यमान, सह। तो यौगपद्य अर्थ में विद्यमान अव्यय है सह, उसका चक्रटा इस समर्थ सुबंत के साथ समास, प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लोप और सह का पूर्व निपात, सह चक्र। अब आ गया सूत्र अव्ययी भावे चाकाले। अव्ययी भावे सप्तम्यंतम च इति अव्यय पदम, अकाले माने काल भिन्ने अर्थे, ये भी सप्तम्यंत है। लिखा है वृत्ति सहस्र सह स्याद अव्ययी भावे। सह को क्या हो जाता है, सह को स हो जाता है, माने सादेश हो जाता है अव्ययी भाव में। तो अव्ययी भाव समास है ही, अव्ययी भाव संज्ञा किया है, अधिकार भी चल रहा है। तो यहाँ पे स को स कर देंगे तो बन जाएगा सचक्र। क्या बन जाएगा, सचक्र। अब यहाँ काल अर्थ नहीं है ना, सचक्रम का अर्थ क्या नहीं है, सचक्रम का काल अर्थ। काल अर्थ नहीं है, काल अर्थ नहीं है। जैसे सह पूर्वाहणम है ना, सहापराहणम है, ये सब क्या है, सह के जो कालवाची। काल अर्थ है। लेकिन सचक्रम कालवाची नहीं है, यह बेभाव समासित जो पद है कालवाची नहीं है, इसलिए स को स हो गया बेभाव में, कालवाची नहीं है। तो रूप बन जाएगा सचक्र, और सब कुछ करके हम वगैरह करके मिलाएंगे सचक्रम। क्या बन जाएगा, सचक्रम। काले तू सह पूर्वाहणम, है कि नहीं। तो काल अर्थ में क्या बनेगा, काल अर्थ में क्या बनेगा, सह पूर्वाहणम। यहाँ पे क्या नहीं हुआ, सह को सा आदेश नहीं होगा, सह को स आदेश नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ सह पूर्वाहणम में क्या है, कालवाची है, को सा आदेश नहीं। हाँ, तो यहाँ पे सह पूर्वाहणम ऐसा ही रूप बनेगा, सह को स आदेश नहीं होगा। ठीक है भैया, अव्ययी भाव चा काले पे अनुवृत्ति भी हुई है क्या, क्या हुआ, इस सूत्र में अनुवृत्ति भी हुई है क्या, सहस आदि की। इसमें अनुवृत्ति कर रहे हैं, हाँ जी, सहस से सह संजायाम की अनुवृत्ति आ रही है। किसमें, अव्ययी भावे चाकाले। हाँ, तो इसमें तो अनुवृत्ति आएगी, क्योंकि सूत्र जी, में केवल दो ही तो लिखा है, अव्ययी भावे है, च है, अकाले है, कितना ही है, वही है पूछ कि रहे नहीं। थे दीपक जी। अनुवृत्ति आएगी। ठीक, किस सूत्र से आएगी भैया, सहस्त्र सह संज्ञायाम है ना, सहस्त्र सह संज्ञायाम ये सूत्र ही है, वहां जी, से जी। अनुवृत्ति आएगी, सहस्त्र सह, ये पूरा इतना आ जाएगा। ठीक है, और जी, अकाले जी। दिया ही है। अब क्या है, सह पूर्वाहणम, माने पूर्वाहन के सहित, पूर्वाहण है ना, तो पूर्वाहण के सहित यहाँ सह पूर्वाहणम। अब सह पूर्वाहणम कालवाची ही है, इसलिए कालवाची होने के कारण यहाँ पे सपूर्वाहणम नहीं बनेगा, अपितु सह ही रहेगा, सपूर्वाहणम। ठीक है, सह पूर्वाणम का अर्थ क्या होगा भैया,
पूर्वाह्न के सहित। समित पूर्वाह्न मतलब जानते हैं कि नहीं? अपराह्न पूर्वाह्न जी। अरे जी 12 बारह। बजे रात्रि से। एम एम हाँ वही वही। तो पूर्वाह्न के सहित, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ जी। पे साकल्य अर्थ में, कहीं कहीं साकल्य अर्थ में समास करते हैं, कहीं कहीं समीप अर्थ में समास करते हैं। तो समास चाहे जिस अर्थ में करिए सपूर्वाह्नम बनेगा। और मुख्य बात यह है कि सह को सह नहीं होगा क्योंकि कालवाची है। ठीक है। तो अगला प्रयोग क्या है? समीप अर्थ में करेंगे समास। क्या क्या कह रहे हैं? सपूर्वाह्नम में समीप अर्थ में करेंगे समास। समीप अर्थ में भी कर सकते हैं, साकल्य अर्थ में भी कर सकते हैं। ठीक है। टीकाकार तो समीप अर्थ में कर रहे हैं। हम्म। टीकाकार ये बाल मनोरमाकार कर रहे हैं समीपादौ अभिभावा। तो और टीकाकार कर रहे होंगे साकल्य में। जी नहीं, उसमें भी दिया है किसमें? साकल्य अभिभावा तत्वबोधनी का कर रहे हैं। हाँ तो हो गया ना, साकल्य भी है और इसमें मतलब दोनों में होता है, दोनों में समास है। ठीक। जी। चलिए आगे। सदृशः सख्या ससखी। सदृशः सख्या, सदृशः सख्या सख्या ससखी। अब देखिए यहाँ जो सादृश्य है, यहाँ जो सादृश्य है ये प्रधानीभूत सादृश्य नहीं है, इसीलिए हम वहाँ बता रहे थे। हरे सादृश्य में सादृश्य, जो सादृश्य अर्थ वाला अव्यय सह था उसकी प्रधानता थी, क्योंकि अव्यय भाव में अव्ययार्थ की प्रधानता होती है। अव्ययार्थ क्या था? सादृश्य, माने हरे सादृश्यम, वहाँ हरि की प्रधानता नहीं थी, प्रधानता सादृश्य की थी। सादृश्य क्या है? अव्ययार्थ है। बात समझ में आया कि नहीं? प्रधानीभूत सादृश्य। लेकिन जब यहाँ पे हम विग्रह करेंगे सदृशः सख्या, या ऐसा करिए सख्या सदृशः, क्या विग्रह करेंगे? सदृशः सख्या ससखी। हाँ तो अब सदृशः सख्या जब ऐसा हम विग्रह करेंगे तो यहाँ पे सखी के सदृश ऐसा अर्थ आएगा, माने सादृश्य युक्त व्यक्ति। बात समझ में आया कि नहीं? सादृश्य विशिष्ट कोई है कि नहीं? के समान। हाँ सखी के समान। तो सख्या यहाँ पे सक्षु सादृश्यम नहीं कह रहे हैं, सक्षु सादृश्यम यदि कहते तो सादृश्य जो रहता वो अव्ययार्थ प्रधान होता, माने जो सादृश्य है सह का अर्थ है अव्ययार्थ, उसकी प्रधानता होती। लेकिन सादृश्य न कह के सदृश को कह रहे हैं, माने सादृश्य युक्त अन्य कोई। बात समझ में आया कि नहीं? सख्या सदृश माने, हाँ सख्या सदृश माने सादृश्यवान कोई अन्य है। तो वहाँ सादृश्य माने अव्ययार्थ जो सादृश्य है उसकी प्रधानता नहीं है, अपितु सादृश्यवान जो है, जो सदृश है उसकी प्रधानता है कि नहीं? उसकी प्रधानता है कि नहीं? तो सख्या सदृशः, यहाँ पे जो सदृशः पद है वो किसको बता रहा है? सादृश्य को बता रहा है, सादृश्यवान को बता रहा है? सादृश्यवान सादृश्यवान को बता रहा है, सादृश्य विशिष्ट व्यक्ति को बता रहा है। तो यहाँ पे सादृश्य विशिष्ट को बता रहा है, सादृश्य को नहीं बता रहा है। और कौन बता रहा है? सह अव्यय। तो जो सह अव्यय है वो अव्ययार्थ प्राधान्य माने सादृश्य को नहीं कह रहा है, सादृश्य विशिष्ट को कह रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? जी। तो यहाँ पे जो सादृश्य है वो सादृश्य प्रधानीभूत है कि गौण है? गौण है। गौण सादृश्य है, क्योंकि अव्ययार्थ सादृश्य सदैव प्रधान होता है, लेकिन यहाँ जो सादृश्य है वो प्रधानीभूत सादृश्य नहीं है, अपितु गौण सादृश्य है। तो गौण सादृश्य में प्राप्ति नहीं थी, गौण सादृश्य में प्राप्ति नहीं थी, इसलिए पुनः सादृश्य का इन्होंने ग्रहण किया है। देखिए यथार्थ में अभी सादृश्य आया ही था, योग्यता विवक्षा पदार्थान अतिवृत्ति सादृश्य है कि नहीं? जो पीछे यथार्थ बताए अभी, योग्यता विवक्षा पदार्थान अतिवृत्ति सादृश्यान यथार्थाः, पीछे आया ना पंक्ति? जी एक बार सादृश्य। तो अब यथार्थ में जब सादृश्य अर्थ था ही तो उसी सादृश्य अर्थ से ही यथार्थ में समास हो जाता। पुनः सूत्र में योगपद सादृश्य संपत्ति, यहाँ पुनः सादृश्य ग्रहण क्यों किया? बात समझ में आया कि नहीं? जी क्या समझ में आया?
जो यथा के 4 अर्थ थे उसमें सादृश्य शब्द आ गया, पुनः सूत्र में सादृश्य रखने की क्या आवश्यकता है? हाँ, मतलब बात समझ में आ रही है। समझना यही है कि यह जो अव्ययम विभक्ति यह सूत्र समास करता है, यह सादृश्य अर्थ में समास करता है, यथार्थ में करता है। तो यथार्थ में 4 अर्थ आते हैं, योग्यता, विप्सा, पदार्थानतिवृत्ति, सादृश्य। तो सादृश्य अर्थ का उदाहरण वहां पे उन्होंने दिया था, हरे सादृश्यम सहरी। ठीक है। तो अब यथार्थत्वेनैव सिद्धे, यथार्थ के द्वारा ही सिद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यथार्थ के द्वारा ही सिद्धि हो जाएगी। पुनः सादृश्य ग्रहण क्यों किया? क्योंकि यथार्थ भी तो सादृश्य अर्थ है। सादृश्य अर्थ तो यथार्थ में आता ही है, पीछे उदाहरण दिए थे। तो यथार्थत्वेनैव सिद्धे, यथार्थ में ग्रहण सादृश्य का हो जाएगा, उसी से क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा, है कि नहीं? तो पुनः सादृश्य का ग्रहण सूत्र में इन्होंने पृथक से क्यों किया? बात समझ में आ गई कि नहीं? आई भैया, नहीं आई? आई आ गई। बताओ आई तो। यथा के 4 अर्थ बताए, योग्यता, विप्सा, पदार्थानतिवृत्ति, सादृश्य। इसमें सादृश्य ग्रहण कर लिए, उसका उदाहरण हरे सादृश्यम सहरी। पुनः जो समास करता अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि सूत्र, ये जो सूत्र है, पुनः इस सूत्र में सादृश्य ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? उसमें सादृश्य से ही काम चल जाता है। हाँ, सादृश्य से ही हो जाता। तो पुनः यथार्थत्वेनैव सिद्ध था, क्योंकि यथार्थ में सादृश्य है ही। तो पुनः सूत्र में पृथक से पुनः सादृश्य ग्रहण क्यों किया? तो उसी को लिख रहे हैं, यथार्थत्वेनैव सिद्धे पुनः सादृश्य ग्रहणम गुणभूते भी सादृश्य यथा स्यात् इति एवं अर्थम। बात समझ आया? यथार्थ से ही सिद्ध था, फिर भी सादृश्य ग्रहण इन्होंने जो सूत्र में किया वह किसके लिए किया? ताकि गुणीभूत माने गौण सादृश्य में भी समास हो जाए, इसके लिए पुनः से सादृश्य ग्रहण किया। किसके लिए सादृश्य ग्रहण किया? मतलब गौण में भी, गौण सादृश्य में भी समास हो जाए, इसलिए सादृश्य ग्रहण किया गया। अब गौण सादृश्य में तो समास की प्राप्ति नहीं थी, गौण सादृश्य में समास की प्राप्ति है नहीं। अव्ययम विभक्ति सूत्र अव्यय का समास करता है, तो अव्यय माने अव्यार्थ प्रधान जहाँ रहेगा वहीं पे समास होगा। अव्ययम विभक्ति सूत्र किसके साथ समास है? अव्यय का। अव्यय का समास करेगा तो अव्यार्थ प्राधान्य रहता है। अव्यय भाव समास में क्या रहता है? अव्यार्थ प्राधान्य रहता है। तो जहाँ अव्यार्थ प्राधान्य रहेगा वही समास होगा उसके द्वारा। तो इसलिए यथार्थ के द्वारा जो सादृश्य ग्रहण था वो अव्यार्थ प्राधान्य में ही समास प्राप्त था। और यहाँ गुणीभूत सादृश्य में, जहाँ अव्यार्थ की प्रधानता नहीं है, कहाँ पे? यहाँ पे जो सदृश्य सख्या, यहाँ पे गुणीभूत सादृश्य है। यहाँ सादृश्य प्रधान नहीं है, फिर तो सादृश्य वाला व्यक्ति मैंने सदृशः कश्चन अन्य वह है। तो वहाँ पे यहाँ अव्यार्थ की प्रधानता नहीं है, अर्थात यहाँ गुणीभूत सादृश्य है। वहाँ प्रधानीभूत सादृश्य था, वहाँ हरि का सादृश्य लिया, तो इसलिए सादृश्य प्रधानीभूत अव्यार्थ था, यहाँ अव्यार्थ प्रधानीभूत नहीं है, अपितु अव्यार्थ गुणीभूत है। तो प्राप्ति नहीं थी, क्योंकि अव्यय भाव समास अव्यार्थ प्रधान में होता है। तो इसलिए यहाँ पे गुणीभूत सादृश्य में भी सादृश्य में समास हो जावे, इसके लिए सूत्र में पृथक से सादृश्य का ग्रहण किया। अवगम्यते न वा? उसी पंक्ति लिखे हैं, यथार्थत्वेनैव सिद्धे पुनः सादृश्य ग्रहणम गुणभूतेपि सादृश्ये यथा स्याद् इत्येवम् अर्थम। ठीक है जी। मतलब भैया जो यथा का जो सादृश्य है वह प्रधानीभूत अव्यार्थ में करता है, लेकिन जो या सूत्र में ग्रहण सादृश्य है वह गौणभूत सादृश्य अर्थ में समास करता है। क्या हुआ? जो यथार्थ वाला सादृश्य है वह प्रधानीभूत अव्यार्थ में समास करता है, और जो अव्ययम विभक्ति सूत्र में जो पृथक या सदृश ग्रहण किया गया वह गौणभूत सदृश में समास करता है।
अव्ययम विभक्ति सूत्र में जो पृथक से सादृश्य ग्रहण किया गया वह सादृश्य गौण भूत सादृश्य में समास विधान के लिए है, और यथार्थ जो ग्रहण किया उस यथार्थ के अंतर्गत जो सादृश्य है वह प्रधानीभूत सादृश्य के लिए है। हाँ बताइए मुदित पांडे। भैया ये गौणभूत सादृश्य क्या होता है? माने जहाँ सादृश्य की प्रधानता न हो, है ना, जहाँ सादृश्य की प्रधानता होती है वो प्रधानीभूत सादृश्य होता है, जहाँ सादृश्य की प्रधानता नहीं है वो गौण है, गुणीभूत सादृश्य। जैसे हम उदाहरण दिए थे पीछे, उदाहरण हमने क्या दिया था, हरे सादृश्यम सहरी। तो सहरी का अर्थ क्या है, हरे सादृश्यम माने हरि का सादृश्य। तो वहाँ प्रधानीभूत क्या था, हरि या सादृश्य? सादृश्य। सादृश्य सादृश्य प्रधान था। हरे सादृश्यम सहरी, सहरी का अर्थ है हरि का सादृश्य, हरि अर्थ नहीं है, सहरी का अर्थ है हरि का सादृश्य। तो प्रधानीभूत वहाँ पे है सादृश्य। बात समझ में आ गया कि नहीं? जी भैया। वो अव्यार्थ प्रधान है, वहाँ अव्यय कौन है, सहरी में सादृश्य सह, और वो सह है अव्यय। तो अव्यार्थ क्या हुआ, सादृश्य। तो उस सादृश्य की प्रधानता है, माने अव्यार्थ की वहां पे प्रधानता है, किसमें, सहरी में। ठीक है जी भैया। और लेकिन जो ससखी है तो उसमें भैया जो वचन ग्रहण किए सहरी में, हरे सादृश्यम सहरी, उसमें ग्रहण किए सादृश्यार्थ विद्यमान वेदवम तत्समर्थ प्रकृति सुमंतेन शानित्यं समर्थ साभ्य भावा। तो गुरु भैया इसमें जब गुणीभूत लेंगे, अव्यय प्रधान नहीं लेंगे, तब इसमें फिर क्या अर्थ करेंगे? हाँ हाँ, सादृश्य तो है ही, प्रधानीभूत हो अथवा गुणीभूत हो, तो अर्थ वही करेंगे, सादृश्य अर्थे विद्यमानम जदव्ययम, यही अर्थ करेंगे। वहां अर्थ क्या करेंगे, यथार्थे विद्यमानम जदव्ययम। यहाँ क्या अर्थ करेंगे, सादृश्य अर्थे विद्यमानम। हाँ, सादृश्यम तो सादृश्यम एवं गुणीभूतम व प्रधानीभूतम व। हाँ, यथार्थ और सादृश्य दोनों का अर्थ सापेक्ष ही रहेगा। हाँ, लेकिन यथार्थ में चार आते हैं, उसमें सादृश्य भी आता है, वह सादृश्य प्रधानीभूत सादृश्य के लिए, और यह जो सादृश्य है ये गुणीभूत सादृश्य के लिए सूत्र में पृथक से ग्रहण किया गया है। अब देखिए, तो सहरी जो था हरे सादृश्यम, वहां पे हरिगत सादृश्य की प्रतीति, माने सादृश्य जो अव्यार्थ था उसकी प्रतीति थी, वो प्रधान था। लेकिन ससखी जो है, ससखी का अर्थ सखा का सादृश्य नहीं है, अपितु सखा के सदृश। क्या है ससखी का अर्थ, सखी के सादृश्यवान, माने सखा के सदृश, उसका मित्र इत्यादि जो भी हो। तो ससखी का अर्थ यहाँ पे सख्यु सादृश्यम नहीं है, अपितु सखा का जो सादृश्य, उस सादृश्य वाला कोई अन्य व्यक्ति है कि नहीं। तो यहाँ पे जो सह अव्यय था उसका अर्थ जो अव्यार्थ है सादृश्य, वह प्रधान नहीं है, अपितु अन्य प्रधान है, सादृश्य वाला जो है वो प्रधान है। बात समझ में आया कि नहीं? जी, जो अन्य सादृश्यवान व्यक्ति है वह प्रधान। हाँ, यहाँ सादृश्य नहीं प्रधान है, क्योंकि ससखी का अर्थ सखी का सादृश्य नहीं है, सखी के सादृश्य वाला, ऐसा अर्थ है। विग्रह में लिखा है, इसीलिए क्या लिखा है, वाक्य क्या है लौकिक, सदृशा सख्या, इसीलिए लिखा है सदृशा सख्या, सख्यु सादृश्यम नहीं लिखा। अगर सख्यु सादृश्यम हम कह दें तो प्रधानीभूत सादृश्य आ जाएगा, तो प्रधानीभूत सादृश्य आ जाएगा तो यथार्थत्वेन सिद्धे, तब वहाँ यथार्थ से हो जाएगा, तो ससखी बन जाएगा। लेकिन वहाँ अर्थ होगा सखी का सादृश्य, और यहाँ जो सख्या सदृशा विग्रह कर रहे हैं, तो यहाँ पे सदृश जो है वो सादृश्य वाला है। हाँ, सादृश्य अर्थ नहीं है, तो सादृश्य प्रधानीभूत नहीं है, सादृश्यवान व्यक्ति प्रधानीभूत है। तो इसलिए यहाँ पे सदृशा सख्या ऐसा विग्रह किया, और यहाँ गुणीभूत सादृश्य है। बात समझ में आया कि नहीं? जी। तो गुणीभूत यहाँ सादृश्य है, अव्यार्थ सादृश्य जो है उसकी प्रधानता नहीं है, इसलिए गुणीभूते भी सादृश्य यथा स्याद् इत्येवम् अर्थम, इसलिए पुनः सूत्र में सादृश्य का ग्रहण किया गया है। बात समझ में आया?
जी। किसी को और कोई समस्या? नहीं है? नहीं है। चलिए ठीक है, तो इस सादृश्य को विधिवत लगा लीजिए यहाँ तक पूरा पंक्तिशः, और आगे जो है कल फिर पढ़ाते हैं। अलम। भैया प्रणाम।